हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए भैया, मजाक मजाक में हम फिर से आ गए हैं। आवाज़ तो बहुत चेंज हो गई है हमारी सर। आवाज़ ही गला बैठ गया है, खड़ा नहीं हुआ, बैठ गया है। तो सर आज बात करेंगे तरंग प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 2। हमने हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ाया और हाइगेंस का सिद्धांत बड़ा लेंदी टाइप में था, बट डेरिवेशन बहुत मज़ा आएगा। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से उन्होंने बताया था क्या आप व्याख्या कर सकते हो प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की। तो आज हम बात करेंगे पहले प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या सर विरल माध्यम से सघन माध्यम में, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। सब चीज़ को इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता दे रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ काम आएगी। सबसे पहली चीज़ जो काम आएगी वो आएगी तरंग जो चलती है, कैसे चलती है। मान लो ये तरंग चल रहा है ऐसे, सॉरी ऐसे चल रहा है, 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 ऐसे चल रहा है। तो हमने बताया था जो तरंग होती है वो तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा जो होती है, मतलब तरंग जिस दिशा में गति करती है, तरंग जिस दिशा में गति करती है उसके लंबवत होता है तरंगार्ग। मेरी बात समझ रहे हो कि जैसे ये दो तरंग चल रहे हैं, ध्यान देना, तो इसके जस्ट लंबवत होगा क्या तरंगार्ग। मतलब तरंगार्ग ऐसा खींचा जाएगा इस तरह से। मतलब कि लंबवत मतलब समझ रहे होगा ना कि अगर ये हमारा हाथ है, मान लो मैं किसी टार्च को ऐसे मारता हूँ, इधर ऐसे मारता हूँ तो तरंग ऐसे जा रही है, प्रकाश कैसे जा रही है, ऐसे टार्च ऐसे मारा हूँ, प्रकाश ऐसे जा रही है, तो उस पर बनने वाला तरंगार कैसे होगा, जस्ट उसके लंब। जैसे ये हाथ है तो इसका हमारा इसका लंबवत क्या है, ये लंबवत, ये ऐसा होता है लंबवत। तो अगर प्रकाश ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसका जो तरंगार होगा वह कैसे होगा, ऐसा होता है। मतलब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। तो तरंग संचरण दिशा, तरंग किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में। तो तरंग जब इस दिशा में जा रही है तो तरंग संचरण के लंबवत, लंबवत मतलब ऐसा लंब, क्या बनेगा, तरंगार्ग बनता है। इस बात को ध्यान देना। दूसरी चीज़ें कुछ मैथमेटिकल फिनोमा है, करेंगे आगे बता देंगे। और सर थोड़े बहुत 11 का कंसेप्ट है, तो चलो सब देखेंगे इसी पॉइंट में, ठीक है। तो पहले हम किसकी व्याख्या करेंगे सर, अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। किस माध्यम से, किस माध्यम में, विरल से सघन माध्यम में। चलें स्टार्ट करें भैया। तो आपको पता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। अपवर्तन में क्या सिद्ध करना है हमको, कि अपवर्तन में हमको सिद्ध ये करना होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू आर, या सी यहाँ पे लिखता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं, नियतांक। क्लियर, ठीक है। और नियतांक आप अगर मान लो V1/V2, कोई भी एक नियतांक समझ लो कांस्टेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं 1/2, इस तरह से। तो हमको क्या करना है, सिर्फ एक नियतांक लाना है, बाकी कुछ करना नहीं है, कि 1n2, हाँ ठीक है, या 2n1। चलो इसको हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक है, प्रकाश के हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, ध्यान देना, इस तरह से बना दिया। ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, समझ लो ऐसे। परावर्तक पृष्ठ जानते हो क्या होता है। अपवर्तन कर रहे हैं तो ऐसा पृष्ठ होगा जो आर पार दिखेगा, ऐसा पृष्ठ होगा जो आर पार दिखेगा, पारदर्शी। और हम दो प्रकाश किरण, देखो आप प्रकाश के जब पढ़े थे वहाँ पे दो प्रकाश की किरण मिलती थी, तभी प्रतिबिंब बनता था। यहाँ तरंग भी दो ही प्रकाश की तरंग आएंगी, ये भी लॉजिक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रकाश की तरंग को निकालते हैं। एक प्रकाश तरंग ये है, दूसरा ये है। यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा प्रकाश किरण, ध्यान से समझना यहाँ पे। अब प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऊपर वाला माध्यम क्या है, विरल माध्यम है, नीचे वाला क्या है सर, सघन माध्यम, ठीक है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। मजा आएगा बाबा। और थोड़ा सा सुनो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। क्लास 12th बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए सारी चीज़ों को आप एक तरफ रखो, और 12th का एग्जामिनेशन एक तरफ। अगर कुछ बड़े सपने हैं, माँ बाप के बहुत बड़े सपने हैं, अगर बहुत सारी चीज़ों को आपको अटेंड करना है, दूसरों की बात पर ध्यान ही मत दो, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने ऊपर पूरा कंसंट्रेशन लगाओ। और हाँ, जिस समय आप कुछ ना कुछ करके निकलोगे, उस समय उनको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ कुछ करना है। देखो दुनिया, जब आप हार्ड मेहनत करते हो तो उस समय
आप अकेले रहते हो, लेकिन जिस समय आप सक्सेस के रास्ते पहुँचते हो, सक्सेस हो जाते हो, तो आपको काफ़ी लोग फॉलो करने पड़ते हैं। तो बस, और लड़कों तुम्हारे लिए बस एक हिदायत है। हिदायत ये है कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करो, इधर उधर के चक्कर में ना बढ़ो। लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, वरना फिर सर पे हाथ धर के रोना स्टार्ट कर दोगे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपको बेरोजगार आशिक वाली बात हो जाएगी भाई, अभी कुछ होगा नहीं सर। ये यम है, इसको मान लेते हैं, एन होते हैं। और हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट बेरोजगार आशिक के लिए एक शायरी बोलेंगे हम। शायरी ये है कि ज़िंदगी प्यार का झमेला बन गई, और प्यार प्यार ना रहा, मेला बन गई। का बताई ज़िंदगी के हाल हम तोहरा से, ज़िंदगी हमारे टाटा सोमो से ठेला बन गई। तो भैया थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करो ना, ऐसे सारी मारते फिरोगे और ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा हो जाएगी। ठीक है, तो चलो, अब ये प्रकाश किरण है, ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। इसको तो जानते होगे आप। ठीक है भैया, अब अगर हमको ये देखना है कि प्रकाश की किरण इधर परावर्तक पृष्ठ के नीचे किधर आएंगी, तो हमको इस पर खींचना होगा एक लंब। खींचना पड़ेगा, नहीं खींचना? हमने यहाँ पे एक लंब खींच दिया, इस पर भी एक लंब खींचेंगे। बोलो यस सर, खींच दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुकती हैं। मतलब ये किरण यहाँ से इधर झुकेगी, ये किरण यहाँ से इधर झुकेगी। इसको यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब देखो ध्यान से, अब आप ये देखो माध्यम बदल गया, ऊपर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम। तो विरल माध्यम सर वहाँ है, सघन माध्यम यहाँ है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण आ रही है, ध्यान देना इस पर। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण आएगी तो उसकी चाल बदल जाती है। और अगर ये v वेग से चल रहा था, यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ पे v2 हो जाएगा वेग इसका। कैसा होगा? वेग बदल जाएगा, और वेग जब बदलेगा तो v1 से v2, अगर वेग ना बदलता, परावर्तन होता, अगर इधर से आता इधर से लौट जाता, तो v1 से आ रहा था v1 में ही जाता, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन v1 से आ रहा है v2 में जा रहा है, इस वजह से प्रकाश का क्या हो गया? वेग परिवर्तन हो गया, और समय दोनों में समान ही रह गए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, ये एंगल आ रहा है, प्रकाश किरण आ रही है, तो ये आई है, और ये आर है, किसी को दिक्कत नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा फिर? अगर ये आर है तो ये भी हो जाएगा आर, ये हो जाएगा सर आई। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए फिलहाल मेरे ख्याल से। ठीक है, आने वाले के लिए आई, जाने के लिए आर, आने वाले के लिए आई, जाने के लिए आर। आई मतलब इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट, जैसे आपतित किरण। और रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित, री आर। रिफ्लेक्टेड कैसे लिखा जाएगा? ऐसा, रिफ्लेक्टेड। तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बच्चा? परावर्तित किरण। समझ लो, पढ़ाइए लिखाइए, बहुत काम आएगी, नहीं तो ज़िंदगी सर बहुत गड़बड़ हो जाएगा रे बाबा। तुम लोग थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड, परावर्तित किरण। ठीक बा। अब बात ये होती है कि सर आपने प्रकाश किरण तो बना दिया, सर इसका तरंगार कहाँ है? अब ये बताओ, अगर तरंग ऐसे चल रहा है तो इसका तरंगार क्या होगा? जस्ट इसके लंबवत। अगर प्रकाश मैं बोलूँ कि ये ऐसे चल रहा है तो तरंगार कैसे होगा? इसके लंबवत। ऐसे तो होगा, ऐसे तो होगा, तरंगार होगा ऐसा, समझ गए ना? इसके जस्ट लंबवत। तो तरंगार कैसा होगा लल्ला? ऐसा होगा। इस कैसा होगा? ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा। कैसा होगा? ऐसा। तरंगार तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, यानी तरंगार अगर ऐसे चल रहा है तो इसका लंब क्या है? यही तो है। तो तरंगार तरंग संचरण की लंबवत होता है। यहाँ तक समझ में आया? ध्यान दो, इसको मैं थोड़ा नाम दे रहा हूँ, ए, बी, सी और डी, ऐसे दे दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से, अब एक चीज़ को यहाँ पर गौर करना है। मान लो कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एक बॉल को मैं फेंकता हूँ इधर से, एक बॉल को फेंकता हूँ इधर से, तो एक बॉल पहले आएगी, वो पहले पानी, मान लो ये पानी परावर्तक, जिसको मैं पानी मान लूँ, और मैं यहाँ से एक बॉल फेंकता हूँ थोड़ा कम दूर से, थोड़ा कम स्पीड से फेंकता हूँ तो यहाँ पे गिरेगी, थोड़ा और तेज फेंकता हूँ तो आके वहाँ देखिए, तो पहले ये वाली बॉल गिरेगी तो ये पानी के अंदर जाएगी, फिर ये वाली बॉल गिरेगी, ये पानी के अंदर जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? पहले ये वाली बॉल गिरेगी, ये वाली बॉल गिरेगी तो ये पानी के अंदर पहले जाएगी, और ये वाली बॉल बाद में गिरी तो बाद में ये बाद में पानी के अंदर जाएगी। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, जितनी देर में ये वाली प्रकाश की तरंग यहाँ पहुँच रही है, ध्यान से सुनो,
ये वाली, मान लो ये वाला हमारा A1 है, इसको मान लेते हैं A2। जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुँच रही है उतनी देर में देखना यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पहुँचाई है, मतलब जितनी देर में ये सिर्फ पानी को छू रही है, यानी परावर्तक पृष्ठ को छू रही है, उतनी देर में परावर्तक पृष्ठ को छूकर यहाँ से यहाँ ही पहुँचाई है। मेरी बात को सुन रहे हो कि एक वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ गई है, यहाँ से यहाँ वस्तु, इसका विस्थापन हुआ है। क्या हुआ? विस्थापन हुआ है। यहाँ से यहाँ विस्थापन हुआ है, यहाँ से यहाँ विस्थापन हुआ है। कि जितनी देर में पहली वाली गेंद पानी के अंदर इतना चल चुकी है, उतनी देर में ये वाली वस्तु यहीं पहुँची है, परावर्तक पृष्ठ में ही पहुँची है। चेक कर लो, देख लो। देखो ये वाली यहाँ पहुँची है, तो ये वाली कहाँ पहुँची है? यहाँ पहुँची है। चेक करो, देखो ये वाला किरण जो आया है वो यहाँ पहुँचा है, तो ये वाली किरण कहाँ पहुँची है? यहीं पहुँची है। चेक कर लो ये। अब जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये वाली किरण यहाँ से यहाँ पहुँची है, मतलब जितनी देर में ये अंदर आ चुका है उतनी देर में ये बाहर ही है। तो कुल मिला के हम चेक करें, अगर B से C विस्थापन हुआ है, क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। किसका? तरंग का। B से C विस्थापन हुआ है। विस्थापन बराबर होता क्या है जानते हो? वेग गुणे समय। जितनी देर में B से C तक यहाँ आया है उतनी देर में ये AD से D तक आया है। तो अगर AD से विस्थापन पूछूं, यहाँ पे AD मतलब विस्थापन हुआ, लल्ला किसका हुआ है? वेग इंटू समय। विस्थापन का सूत्र क्या होता है? वेग इंटू समय। तो विस्थापन यहाँ पे पहले वाले में देखो विरल माध्यम, ये विरल वाले माध्यम का है और ये वाला सघन माध्यम का है। मेरी बात को ध्यान सुनो। तो विरल माध्यम में क्या है? वेग क्या है? V1 है। लिखो यहाँ पे V1 इंटू T। और यहाँ पे देखो, चेक करो, विरल ये सघन माध्यम के, ये सघन माध्यम का नीचे वाला, तो इसका है V2 इंटू T। इसको ध्यान दो, ये बहुत काम की चीज़ है लल्ला, ये बहुत काम की चीज़ है रे बाबा। तो टू 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 यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ। तो अब आते थे मेन मुद्दे पे, मैं इसको निकालना था। देखो मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि अगर कोई बॉल, दो बॉल, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, इस जगह पे खड़ा है, दूसरा आदमी यहाँ पे खड़ा है, अगर ये बॉल को फेंकता है तो ये वाली बॉल पहले आगे गिरेगी पानी में, ये वाली बॉल बाद में आगे गिरेगी पानी में। जब पहले वाली बॉल आगे गिरेगी तो पानी में पहले जाएगी अंदर, बाद वाली बॉल आएगी तो बाद में अंदर जाएगी। तो जितनी देर में बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी होगी उतनी देर में दूसरी वाली बॉल यहाँ से यहाँ ही पहुँची होगी। नहीं समझ में आ रहा है? वीडियो को रिवर्स करो और फिर से देखना स्टार्ट करो, मज़ा आए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरी बात को सुनो। अब यहाँ से हम कुछ खेला करेंगे। देखो बात ये है इसमें कि इंसिडेंट एंगल है यहाँ पे R है। अच्छा मैं बात करूँ, देखो कोण, मैथमेटिकल की बात कर रहा हूँ। अब A है, B है, C है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जितनी देर में B से C तक आया है उतनी देर में ये A से D तक आया है, यानी दोनों आपस में बराबर हैं। जितनी देर में ये वाली रेखा इतनी बराबर, उसकी देर में ये रेखा इसके बराबर, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो आप बोल भी सकते हो यहाँ पे कि AD बराबर BC। ठीक बा? ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है साइन I अपान साइन R। ये सिद्ध करना है लल्ला, हमको ध्यान देना इसको। देखो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये वाला एंगल है I, ये वाला एंगल है यहाँ पे कहाँ पे? अरे सर, हेलो सर, कहाँ हुआ? देखो ध्यान से, यहाँ पे कहाँ है? ये एंगल I है, ठीक है। ये वाला एंगल R है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये वाला R, तो ये वाला I। आपको पता होगा कि थीटा के जस्ट सामने वाला यहाँ पे एंगल है एंगल I। थीटा इसको थीटा बोलते हो ना, जहाँ पे एंगल होता है उसको थीटा तो बोलते हो, यहाँ थीटा बोलते तो जान लो यहाँ पे एंगल, कोण यहाँ बन रहा है। तो कोण के जस्ट सामने वाली रेखा लंब होती है, जस्ट सामने वाली रेखा लंब होते हैं, BC है ये लंब। इसके जस्ट सामने वाली रेखा ये AD है, ये भी लंब है। तो बात क्या है? हमको साइन बराबर सूत्र करना है। तो साइन बराबर जानते हो कि आपकी लाल बटा कक्का पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? लाल बटा कक्का, ये होता है साइन का ग्राफ, ये होता है कॉस का ग्राफ, ये होता है टैन का ग्राफ। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब इसमें क्या है लल्ला? लंब है, ये है थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाली रेखा लंब होगा। थोड़ा मैथमेटिकल आना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना दूँ, ध्यान देना, यहाँ पे थीटा कोण है, तो इसके जस्ट सामने वाली रेखा ये वाली क्या मान लीजिए? लंब मानी जाएगी, यानी AB। तो इसी तरह ये है जो थीटा है, जिसके जस्ट सामने वाली रेखा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे क्या कि BC बराबर बटा कर्ण क्या होगा? जब ये वाला लंब हुआ, ध्यान दो, तो ये आधार बनेगा, और ये आधार बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम AC।
बटा साइन आर क्या है सर, नीचे वाला, आर नीचे वाला है, आई ऊपर वाला है, तो आर को हम नीचे देखेंगे, आई को ऊपर देखेंगे। आर सर सघन माध्यम का है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, और आई सर इंसिडेंट एंगल है, ए वाला है, तो आई वाला ऊपर हो गया है। अब नीचे देखो साइन आर बराबर क्या है, देखो ये है हमारा थीटा, अगर ये थीटा है तो जस्ट सामने वाली रेखा लंब मानी जाएगी। ए डी क्या है, लंब है, तो यहाँ लिखोगे सर लंब बटा कर्ण, ए डी बटा कर्ण क्या बना है सर, ए और सी। चलो लिख दो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, अगर जिसको समझ में नहीं आया है थोड़ा सा मेरी बात को समझो, थोड़ा मैथमेटिकल आना चाहिए। देखो थीटा के जस्ट सामने वाला रेखा लंब होता है, थीटा के जस्ट सामने वाली रेखा लंब होती है। अगर ये लंब हो गया है, ये लंब हो गया है, तो सर ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला सर आधार हो जाएगा। अगर ये आधार हो गया, ये वाला आधार हो गया, तो कर्ण हमारी यही हुई। देखो ए और सी हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई। इस तरह से निकाल लेना या इसको याद रखना, थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ए सी से ए सी कट गया, बचा क्या, साइन आई अपान साइन का आर बराबर क्या आया, बी सी अपान ए डी। ए सी से सी कट गया, बचा क्या, बी सी अपान ए डी। तो सर यहाँ पे देखो चेक करो, साइन आई अपान साइन आर, यहाँ चेक करो बी सी का मान कितना है, देखो बी सी का मान है, बी सी बराबर लिखो वी वन इंटू टी अपान ए डी का मान चेक करो, ए डी का मान वी टू इंटू टी, वी टू इंटू टी, टी से टी सी गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे चेक करो, टी से टी कैंसिल हो गया, मैं नीचे लिख दूँ दिखाई देगा, तो टी से टी कैंसिल हुआ, बचा क्या, साइन आई अपान साइन का आर बराबर वी वन अपान वी टू। सर यही तो था सिद्ध करना हमको, पहले में शुरू में चेक कर लो, यहाँ पे साइन आई अपान साइन आर कांस्टेंट या वी वन वी टू। अब वी वन वी टू क्या है सर, वेग है, वी वन क्या है पहले वाले का वेग, वी टू क्या है दूसरे वाले का वेग। तो क्या होगा सर, अब बात करो, देखो यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देना मेरी बात। देखो जो सघन माध्यम है उसके लिए वेग नियत है, जो विरल माध्यम है उसके लिए वेग नियत है, मेरी बात को ध्यान देना। अब वेग नियत कैसे हो सकता है, वेग तो नियत नहीं होगा। देखो हर आदमी का अपना अपना एक नियत होता है, नियत मान होता है। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी कि जैसे हमारे पास 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो 50 बच्चों में सबका अगर मैं पूछूं कि ये बताओ कि सब लोग के पापा की एज क्या है, तो कोई बताएगा सर 25 साल, डेट ऑफ बर्थ मान लो 1998, या मान लो मैं आपसे पूछूं आपके पापा की एज क्या है, तो किसी ने बताया सर 1976, दूसरे ने बताया 1975, तीसरे ने बताया 1974, जो भी होगा जिसका भी होगा, तो सबने अलग अलग बताया, तो सबका वेग का नियत नहीं अलग अलग हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे 10 साल बाद पूछूं कि आपके पापा की एज फिर क्या है, तो जो आप पहले बताए रहोगे वही बताओगे। मतलब हर आदमी के लिए, अलग अलग आदमी के लिए सबका वेग नियत नहीं है, अलग अलग आदमी के लिए सबका अपना अलग अलग एज है, लेकिन उस आदमी के लिए उसकी एज नियत है। आपसे चाहे पहले पूछे से आपसे ही पूछ लिया जाए कि आपकी एज कितनी है, तो आप बताओगे सर मैं आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, तो आप बोलोगे सर 2000, आपने बोला कि 2000 है या 2001 है, तो आप और दूसरे से पूछे तो बोलोगे 2002 है, तीसरे से पूछे 2003 है, चौथे से पूछे 2004 है, तो सबके लिए उसका एज अलग अलग है। लेकिन खुद के लिए अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूं कि ये बताओ आपका डेट ऑफ बर्थ कितना था, तो आप बताओगे सर 2001, तो आपके लिए आपका एज क्या है, नियत है। उसीलिए हर आदमी का अपने लिए सब वेग क्या होता है, नियत। इसी तरह B1 के लिए इसका वेग नियत है, B2 के लिए इसका वेग नियत है, और जब नियत को नियत से भाग देंगे तो नियत ही आएगा, क्या आएगा, नियत। और नियत आएगा तो इसे तो बोलते हैं नियतांक, नियत आएगा तो साइन आई अपन साइन आर बराबर क्या है, नियतांक। और यही होता है, इसी को सिद्ध करना होता है, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। तो यही तो होता है सर प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या। एकदम सिंपल मेथड था, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आएगा। जिसको समझ नहीं आया कमेंट करके बताओ, और भी समझ नहीं आया तो बताओ। और सुनो, थोड़ा सा वीडियो को बढ़ाया करो, लाइक किया करो, शेयर करोगे, जिससे थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेट मिले और मज़ा आए। नहीं तो सब सत्यानाश हो जाएगा बाबा। थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है ना, तुमको मज़ा आती है पढ़ाने में, नहीं तो मज़ा नहीं आती है। तो थोड़ा सा वीडियो को आप लोग क्या करोगे, बढ़ाओगे, ठीक है ना, ठीक है।